लोगों के साथ में उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आगे आपको। अभी तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। इनका परिचय हो रहा है यहाँ पे और इस परिचय से आप में क्वेश्चन बनते हैं। फिर इनके द्वारा जो दिए गए जो भाषण का जो अंश है इस पार्ट में उसको आप लोग देखने वाले हैं। समाज में जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में ही जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। यह करें कि जो जातिवाद के समर्थन में जो लोग हैं वह कई नहीं होती है। ये करें क्योंकि यह मनुष्य की रुचि काम में जिस काम में लोगों का मन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। ये करें कि उसको आप कैसे देखोगे, ये मान सकते हो श्रम विभाजन का रूप। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्ति। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। योद्धा एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए देखो क्लास 10 के लिए जो है क्लासेस शुरू कर दी गई है और आज आप सभी स्टूडेंट के बीच हम आए हैं। हिंदी का जो आपका पहला पाठ है, जिस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर साहब हैं और आपको पता है कि जिन्हें हमारे देश में संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, आज आप लोग जानने वाले हैं इस पाठ के अंतर्गत श्रम विभाजन और जाति प्रथा और पाठ के जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। शुरुआत करेंगे इस पाठ से हम लेखक परिचय से, यानी कि इसमें परिचय आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, जिनके बारे में पूरे भारत ही नहीं दुनिया में भी जाना जाता है कि कितने बेहतर ये हुए थे, कितने विचारवान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे और हमारे समाज और संविधान के निर्माण में इनका कितना बड़ा योगदान रहा। इसको देखोगे हम भारत के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी का पहला पाठ और पहला पाठ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके बुक में जो देखोगे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जो कुछ जानकारियां दी गई है, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बन जाएंगे यहाँ पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन? याद रखना आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आप देखिएगा इनका जन्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। अगला आपका है जाति, देखोगे इनका कौन सा है? महार जाति। ये दलित परिवार में थे। महार जाति देखोगे दलित परिवार में, जिस तरह से देखोगे दलित परिवार में, कहने के सेंस में आप देखोगे हम लोग के भी आप बिहार में देखते होंगे, डोम जाति के लोगों को देखते होंगे और इसे हम लोग देखोगे महार जाति बोलते हैं और ये दलित परिवार से थे। ठीक है, किस परिवार से? दलित परिवार से। और बात यदि किया जाए अभी भी हमारे समाज में देखोगे जाति के आधार पर लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है और खास करके देखोगे जो दलित समुदाय के लोग होते हैं उसके साथ में तो और भी अधिक, क्योंकि कहीं न कहीं देखोगे जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को लेकर के ही समाज में इस तरह की बुराइयां फैला हुआ है। अभी भी आप देखोगे खास करके जो दलित लोग होते हैं उनको कहीं कहीं ये घटना आपको सुनने को मिलेगा, उनको मारा जाता है, दबाया जाता है, सताया जाता है। लोगों के साथ में किस तरह का भेदभाव होता था दलित लोगों के साथ में, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आगे आपको। अभी तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। इनका परिचय हो रहा है यहाँ पे और इस परिचय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर इनके द्वारा जो दिए गए जो भाषण का जो अंश है इस पाठ में उसको आप लोग देखने वाले हैं कि यह पाठ जो आपका जो यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहीं से लिया गया। देखो यह एक आपका पाठ का अंश है। निधन इनका हुआ है दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ में? दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ? दिल्ली में। और माता का नाम है भीमाबाई और पिता इनके हैं रामजी सकपाल। ठीक है, माता का नाम भीमाबाई और पिता इनके कौन है? रामजी सकपाल। अब आगे देखिएगा शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे और फिर वहां से कहाँ चले गए थे? लंदन। आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद किनके प्रोत्साहन पर, देखोगे किनके प्रोत्साहन पे ये कहाँ गए थे? बाहर पढ़ने के लिए, यानी अमेरिका चले गए थे। तो बड़ौदा नरेश, बड़ौदा के एक राजा थे जो इनको सहयोग और समर्थन किए थे। क्योंकि आपको हम बता दें कि भीमराव अंबेडकर साहब जी देखोगे यह बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही लगनशील थे।
और अभी हम जो आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा, इनके साथ में भी हमारे ही देश में देखोगे इनके जाति के आधार पर लोग छुआछूत मानते थे। छुआछूत क्योंकि ये महार जाति से थे। स्कूल में देखोगे सभी बच्चों के साथ में इनको बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। सिर्फ ऐसा इनके ही साथ नहीं होता था, समाज में इनके जो दलित समुदाय के लोग थे उनके साथ में ऐसा होता था पहले। ठीक है, देखोगे लोगों के तो हमारे समाज में तो सबसे बड़ा बुराई ये है कि कास्ट के अनुसार तो लोगों का काम बांट दिया जाता है। पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन अब तो देखोगे उस वर्ण व्यवस्था से जाति आधारित हो गया। मतलब जात के आधार पे लोग में देखोगे कि मतलब समाज में लोगों को बांट दिया गया। और लोग देखो, बंटना तो एक अलग बात हुआ, यहाँ पे तो देखोगे भारत में काम के आधार पे लोगों को ऊंच नीच करार दे दिया जाता है। ऊंच नीच मतलब कि ये ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इस लोगों में जो कार्य बटा हुआ था, इस कार्य के आधार पे यदि देखा जाए तो लोगों में छुआछूत वाली भी देखोगे बातें आ जाती है। जैसे आप समझिएगा कि कोई डोम कास्ट के लोग हैं, कोई चमार कास्ट के लोग हैं, इनके साथ में अभी भी हमारे समाज में बहुत अधिक भेदभाव होता है कि आप लोग इस कास्ट से हो, आपके साथ में छुआछूत वाली बात है, जो कि समाज में पहले भी था और अभी भी बहुत सारे लोगों का मानसिकता उसी तरह का है। लोगों के साथ में देखोगे अन्याय ये होता था, हम आपको इमेज के भी माध्यम से आगे हम दिखाएंगे कि गांव में देखोगे वो प्रवेश करते थे तो पीछे में झाड़ू बांध के उनको आना पड़ता था। गले में देखोगे एक बर्तन वो रखते थे, ठीक है, टांग के आगे में, कि थूक भी फेंकना है तो उस बर्तन में आपको फेंकना है। आपको सर झाड़ू बांध के वो क्यों चलते थे? झाड़ू बांध के वो इसलिए चलते थे कि जिस रास्ते से वो गुजरेंगे वहां उसके पैरों का निशान मिट जाए। मतलब दूसरे जो उच्च जाति के लोग हैं, इसके पैर के निशान पे दोनों उसका पैर ना पड़े, नहीं तो पैर, अब सोच लो कि वो पैर के निशान पे यदि इसका पैर पड़ जाएगा उसमें भी छुआछूत। कुछ लोगों को हम हिस्ट्री में पढ़ाए थे क्लास 12th में भी, कुछ लोगों को देखोगे गांव में घुसने का अलाउ नहीं था, गांव बाजार में घुसने का अलाउ नहीं था। हाथ में देखोगे वो घंटी लेके चलते थे, यदि वो आ रहे तो उसको बजाते थे कि लोग पहले सतर्क हो जाए और पीठ घुमा के हो जाए। मतलब उस पर नजर भी पड़ना उस समय क्या माना जाता था? छुआछूत माना जाता था। चंडाल कास्ट के लोग देखोगे जिनका कार्य दे दिया गया था कि लावारिस जो भी होते थे, मुर्दे सब, मतलब डेड बॉडी जो है उनको जलाने सबका कार्य होता था, वो लोग को अलाउ नहीं था गांव में घुसने का। यदि घुस जाते थे संजोग बस तो उसको कोड़ा से पीटा जाता था। इतना मतलब सजा दे दिया जाता, कठोर से कठोर सजा, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो। ध्यान रखिएगा, वो समाज मतलब इस तरह से समाज उनके साथ में व्यवहार करते थे। लेकिन अब यदि हम बताएंगे आप किसी जाति में पैदा होते हो, किसी धर्म में पैदा होते हो, तो याद रखिएगा इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि जाति की बात किया जाए तो यह समाज एक प्रकार से इस चीज को बना दिया है। आप याद कीजिए कि आपका अधिकार है, आप जिस परिवार में पैदा हुए वह समाज में आपको वह नाम दे दिया गया। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, आपको क्या पता था? आप बस संयोग मात्र है, प्रकृति की देन है कि आप पैदा हो गए बस। और लेकिन अब जो अगला निर्णय करेगा ये आपका समाज निर्धारित कर देगा, आपका परिवार निर्धारित कर देगा। आपका नाम देना, आपको जाति, आपको धर्म, ये सब जो देना, ये हमारे समाज का एक कार्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी यदि देखोगे दुर्दशा जो हुआ तो वो हुआ है शूद्र लोगों का, ठीक है, दलित लोगों का, जो निम्न जाति से थे, और अभी भी ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख रचनाएं और भाषण इनका, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेलिसिस एंड डेवलपमेंट। इनके अलग अलग ये जो रचना देख रहे हैं ना, यहाँ से भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। बुद्धिज्म, बुद्धा एंड हिज धमा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब देखोगे इनका रचना है। बचपन का इनका नाम था भीवा, विवाह इनका हो गया था 1906 में। इनकी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम रामाबाई है, और मैट्रिक ये कर लिए थे 1907 ईस्वी में। और यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आपको सर प्रेरक मतलब कि क्या होते हैं? जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, जिनको आप अपना क्या मानते हो? आइडियल। कौन थे इनके प्रेरक? भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये कबीर साहब को भी अपना देखोगे आइडियल मानते थे, और ज्योतिबा फूले को भी
क्योंकि ज्योतिबा फूले भी हमारे भारत में ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जो हमारे समाज में जो अछूत समस्या फैली हुई थी, जाति के आधार पर जो लोगों को बांट करके ये छुआछूत वाला जो बात फैला हुआ था, इसका ये सख्त विरोधी व्यक्ति थे। कौन? ज्योतिबा फूले। ये लोगों में समानता चाहते थे कि समाज में जो ऐसा बना दिया गया रूल, यह बिल्कुल ही गलत है। और इनको सम्मान जो मिला है भारत रत्न, वो 1990 ईस्वी में मिला है। इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि बोला जाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और इनका प्रथम भाषण सम्मेलन हुआ था कब? लाहौर में 1936 ईस्वी में। धर्म ये बाद में अपना लिए थे, बौद्ध धर्म। पैदा तो हिंदू धर्म में ही हुए थे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपना लिए ये क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में आप देखोगे ना, तो छुआछूत की कहीं बात ही नहीं होती है। वहां सभी लोगों को समान, एक समान माना जाता है। जबकि अभी हम क्या बताए, हमारे हिंदू धर्म में देखोगे लोगों को जात के आधार पे भी ऊंच नीच करार दे दिया जाता है। अभी भी तो वो चीजें हैं, आप देख लो, जनरल, SC, ठीक है, ST, OBC, ये सब जो आपके आ रहे हैं, कास्ट सिस्टम अभी भी है। बिहार में तो और अधिक है। यहाँ तो लोग कास्ट देख करके वोट देता है। नेता में भी अपना कास्ट ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब लगता है कि खून में उनके जाति बसे हुए हैं। व्यवसाय देखा जाए तो व्यवसाय इनका था वकील, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ थे। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है, अब जो आप पढ़ने वाले, देखो ये पाठ आपका कहां से लिया गया है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। और यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, कहाँ? लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। अब हम आपको आगे बताने वाले, देखिए यहाँ पे अब जो आपके पाठ में है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्या चीज है, इसको एकदम आराम से आपको समझना है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह करें कि यह बहुत ही विडंबना की बात है, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। देखोगे कि अभी भी हमारे समाज में जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में ही जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। यह करें कि जो जातिवाद के समर्थन में जो लोग हैं वह कई उदाहरण देख के भी समझाते हैं। समर्थन का एक आधार इसका क्या है? देखिए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो इस बात का समर्थन करते हैं ना, उनका कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता मतलब कि अलग अलग लोगों में जो कार्य करने की जो गुण है, जो क्षमता है, उसके आधार पर यह चीज सही है। कहने का मतलब देखोगे, ये करें कि जो जातिवाद का जो पोषक है, कहने का मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, तो उनको आप देखते होंगे पूजा पाठ करवाते हुए। पहले देखो वर्ण व्यवस्था था, यदि आप पढ़ोगे तो पहले लोगों का जो डिसाइड होता था, उनका जो वर्ण डिसाइड होता था, वो उनके गुण के आधार पे, उनके क्षमता के आधार पे होता था। लेकिन अभी आप देखोगे अपने समाज में लोगों का जो है जात निर्धारित हो जाता है, वो उसके जन्म के आधार पे, चाहे उसमें गुण हो या क्षमता हो या ना हो। आपको कौन सी बात, एग्जाम्पल हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे मान चलिए किसी बच्चा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हो गया, तो वो अधिकार है कि वो पूजा पाठ करवा सकते हैं। किसी बच्चे का जन्म नाई कास्ट में हो गया, तो वो देखोगे बाल काटने का कार्य करते हैं और उनको नाम भी दे दिया जाता है। हम ये नहीं करें कि जो ब्राह्मण कास्ट में जो बच्चे जन्म लिए हैं वह पूजा पाठ ही करवाए। यदि वो पढ़ लिख लेते हैं तो वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं पेशा नहीं बदल सकता। जैसे ब्राह्मण का कोई बच्चा है, ध्यान रखिए, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, हम यहाँ पे किसी जाति
व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करते हैं। आप समाज के लोगों की देखोगे जो मानसिकता है उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कोई ब्राह्मण परिवार में जो बच्चे पैदा हुए, वह नाई कास्ट का कार्य यदि गांव में करने लगेगा, ठीक है, तो फिर देखोगे उस समाज के लोग ही बोलेगा, ई तुम कौन सा फालतू वाला काम करने शुरू कर दिया। अरे तुम्हारा कार्य तुम्हारे जात के आधार पर कुछ और है। अब हम आपको बताते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था इसको समझिएगा। पहले लोगों के उनके क्षमता के आधार पर कार्य दिया जाता था। मतलब ब्राह्मण वो व्यक्ति ही हो सकते थे जिनको वेद का अच्छा नॉलेज हो, संस्कृत पे पकड़ हो, एक विद्वान टाइप का पढ़े लिखे लोग हो, वो ही पूजा पाठ करवा सकते थे। फिर आ जाते हैं जैसे क्षत्रिय लोग जो थे। क्षत्रिय किनको बोला जाता था? जो व्यक्ति अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। चाहे दूसरे राजा लोग आक्रमण करने के लिए इस राजा इस क्षेत्र में आ गया तो अपनी प्रजा का रक्षा की जिम्मेदारी उसका होता था। और क्षत्रिय धर्म ये होता था कि ध्यान रखेगा, जीते जी जब तक वो जीवित हैं अपने प्रजा पे, वहां के लोगों पे किसी भी तरह का ध्यान रखिएगा समस्या होने नहीं देगा, चाहे उसके लिए चाहे उसके लिए उसको मरना ही क्यों न पड़ जाए। ये एक क्षत्रिय धर्म होता था। तो वो पहले होता था उनके कार्य के आधार पर, उनके क्षमता के आधार पर। लेकिन यही चीजें बाद में जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित मतलब क्या कि जो जिस परिवार में पैदा हुए अब उसका वही कार्य करना पड़ेगा। मतलब वो कार्य जबरदस्ती भी लाद दिया जाता था, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन अब यदि बात किया जाए, ये करें कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इसका कहना था चूंकि जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है कार्य के आधार पर लोगों का जात बटाए, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन हम आपको बताएंगे इसमें बुराई ये है, कभी कभी आप लोगों के काम के आधार पर जो उसका जात बांट रहे हो, लेकिन कभी कभी कुछ लोग को तो उस काम में मन ही नहीं लगता है। मान चलो कि चलो कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, वो पूजा पाठ करवा रहे हैं तो उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो कि बाबा लोग हैं, तो अच्छी तरह से उसका मौन याद कर रहे हो। लेकिन अब कोई आदमी आपके गांव में साफ सफाई का कार्य कर रहा है, कोई जानवर मर गया उसको गांव से बाहर करने का कार्य कर रहा है, नाला उला का भी आप देखते हो साफ सुथरा करने का कोई लोग कार्य करता है, फिर हम लोग उससे क्या मानते हैं, बड़ा ही घिन्न मानते हैं और उसको नीच समझते हैं कि ये देखो कितना घटिया काम कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यदि वो व्यक्ति भी आपके समाज में नहीं रहेगा फिर भी आपको ही दिक्कत है। आपको किस तरह से दिक्कत है? यदि कोई जानवर मर गया उसको गांव से बाहर नहीं करेगा तो गांव के बीच में रहेगा, कोई ना आएगा, बोलेगा हमको भी नहीं करना इस तरह का कार्य, जाओ हटाओ। जब आप ही कहते हो कि ये निचले लेवल का कार्य हमको करना ही नहीं है, तो फिर वो जो जानवर जो रहेगा उस गांव में कुछ दिन बाद जो वो गंध मारेगा तो उसका वो जो बदबू देगा तो कौन सूंघेगा? वही आसपास के लोग। आपके नाला का वो नाला उला में जो जाम लग जाता है उसको कोई व्यक्ति आकर के साफ कर ले। हम ये नहीं करेंगे वो किस जाति किस बिरादरी से है, वो छोड़ दिया, वो काम ही करना छोड़ दिया, एग्जाम्पल के लिए नहीं कर रहा है। तो अब जो नाला में जाम लग जाएगा, पूरा पानी इधर से उधर जो होगा, अब वो पानी हो सकता है कि इतना मात्रा में सड़क पे भर जाएगा, रिटर्न हो सकता है किसी किसी के घर में भी जा सकता है। क्योंकि सड़क पे पानी भर के देखोगे अब कहीं निकासी नहीं हो रहा है, नाला से भर के सड़क पे आ गया, सड़क से किसी के दुकान में चला गया, किसी के घर में चला गया, अब समस्या झेल रहे हो ना। तो आप गौर करना, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य एक दूसरे को सपोर्ट और सहयोग और समर्थन करता है, ठीक है। और जिसलिए लोगों के कार्य से कभी भी नीच और ऊंच की दर्जा नहीं होना चाहिए। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अब देखो लेखक यहाँ कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता होगी, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारे देश में देखोगे जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको तो अस्वाभाविक रूप से विभाजन कर दिया जाता है। अस्वाभाविक मतलब उनका मन या इच्छा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जबरदस्ती उसको देखोगे कार्य के आधार पे ऊंच नीच करार दे दिया जाता है। अब आगे देखिएगा, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है
कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा, अभी हम बताए थे ना, क्या समझना शुरू कर देते हैं लोग, ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। और यह कारण कि कौम के आधार पे सिर्फ हमारे ही देश भारत में ही लोगों को ऊंच नीच बोला जाता है। दुनिया के कहीं भी, दुनिया किसी भी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि लोग के कार्य के आधार पर उसको ऊंच और नीच बोला जाएगा कि ये उच्च लेवल का कार्य है और ये तुम्हारा नीच लेवल का कार्य है। कहने का मतलब यदि वहां का एक सफाई कर्मचारी भी है और एक प्रोफेसर भी है, तो वहां के लोग दोनों को समान मान सम्मान देंगे, समान रिस्पेक्ट देंगे। आगे देखिएगा, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। यह करे क्योंकि यह मनुष्य की रुचि, कुछ काम में, जिस काम में लोगों का मन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ये करें कि उसको आप कैसे देखोगे, ये मान सकते हो श्रम विभाजन का रूप। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यहां पर देखोगे भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है कि लोगों में हमें इस प्रकार की क्षमता विकसित करना चाहिए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ऐसा नहीं कि उसके जाति के आधार पर जबरदस्ती उसको उस काम में बांध दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, लोगों का तो मन उस कार्य में लगता ही नहीं है, वो मन से तो करते नहीं है। इससे देखोगे उन लोगों का तो जो अब दुर्दशा होता ही है, साथ ही साथ हमारे देश की भी आर्थिक प्रगति कभी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे देखो कुछ पुराने इमेज आपको हम इसलिए दिखा रहे होंगे। यहाँ पे देखोगे पहले ये होता था, गांव में जब कोई जानवर मर जाता था तो कुछ वैसे कास्ट के लोग होते थे जो मरे हुए जानवर को गांव से बाहर करने का कार्य करते थे। और अब देखोगे यहाँ पे ये कुछ लोग को आप देख रहे होंगे कि देखोगे ये जो है बांस के जो है, बांस से जो है यहाँ से आपको टोकरी, यहाँ पे सूप, ये सब देखो बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इसको देखोगे समाज में डोम कास्ट नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह करें यदि हमारे समाज में देखा जाए तो इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का जो एक दूषित सिद्धांत है, दूषित सिद्धांत ये है कि कुछ बच्चे का तो देखोगे ऐसा लगता है कि उनका कार्य, अब उनको कौन सा कार्य करना आगे आकर के, और उनका जाति जो है बच्चे का, उनके जब उनके माँ के वो गर्भ में रहते हैं उसी समय ये डिसाइड हो जाता है। बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि वह किस जाति में पैदा हुए हैं और किस जाति के अनुसार उसको कार्य करना। यहाँ लिखा है ना कि उनका पेशा भी निर्धारित ऐसा लगता है कर दिया जाता है। पेशा निर्धारित करने का मतलब क्या, अभी आपको जो दिखाए थे कि यदि वो डोम कास्ट में बच्चे पैदा हो गए तो अब उसको वही सारा कार्य करना जो उनके माता पिता कर रहे हैं, चाहे उसमें उसका रुचि हो या ना हो। आगे देखिएगा, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध भी देती है। यह करें कि जाति प्रथा जो है यह पेशे का दोषपूर्व निर्धारण भी नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि जीवन भर के लिए उस आदमी को उसी पेशा में बांध देते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो और पर्याप्त होने के कारण हो, चाहे वह भूखा ही क्यों ना मर जाए, लेकिन तब भी लोग को वही कार्य करना पड़ जाता है, उसमें उसकी इच्छा हो या फिर ना हो। जैसे आप देख रहे हो एक व्यक्ति को यहाँ पे सफाई कर्मी का कार्य कर रहा है, अब इस व्यक्ति को इस कार्य में मन लगे या ना लगे, यदि वो उस जात में पैदा हुए, उसके जात के लोगों का देखो ये कार्य है, तब बेचारे को मजबूरन भी ये कार्य करना पड़ेगा। अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे आधुनिक युग में यह स्थिति पराया आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए उसे भूखे मरने के अलावा कोई चारा रह जाता है। ये कार्य देखो कि वर्तमान समय में देखोगे परिस्थिति भी बदल रही है। परिस्थिति ये बदल रही है कि देखोगे अब जो लोगों का कार्य है, यदि वो परिस्थिति के अनुसार वो अपना कार्य भी नहीं बदलेंगे
अपने काम करने का तौर तरीका नहीं बदलेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे भूखा भी मरना पड़ सकता है। लेकिन देखो आगे हम बताएंगे, लेकिन इसमें फिर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो ऐसा लगता है कि लोगों को अपने पेशा बदलने का भी अनुमति नहीं है। आगे देखिएगा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें पारंगत हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो ऐसा लगता है कि आप जिस जाति में पैदा हुए हो, आपको अपने जाति, आपको अपने वंश या आपके जो माता पिता का जो कार्य है उसी तरह का कार्य आपको करना पड़ेगा, चाहे आपको दूसरा कार्य करने में आप खूब पारंगत क्यों ना हो, आपको खूब क्यों ना वो आता हो, लेकिन आप अपने माता पिता के जो कार्य हैं उसी कार्य के अनुसार आप भी कार्य करोगे। आपको दूसरे जाति के जो लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य को नहीं करने के लिए दिया जाएगा, अलाउ ही नहीं है। अभी एग्जांपल दिए थे ना कि मान के चलो कि आपके ही गांव में देखिए कोई नाई कास्ट के लोग हैं और वो ब्राह्मण कास्ट के कार्य करने लगे, मतलब वो जाकर के देखो पूजा पाठ कराने लगे, तो लोग भी देखो उसको उल्टा ले लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं इससे पूजा नहीं करवाना है, तुम्हारा काम है दूसरा, तुम बाल काटते हो बाल काटने का कार्य करो, तुम खूब पढ़ा लिखा विद्वान क्यों न हो, तुमसे पूजा नहीं करवाएंगे। अब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे कि पेशा बदलने का भी लगता है कि अनुमति नहीं है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व भी नहीं है। ये जाति प्रथा में एक और चीज है, देखोगे यह मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य के स्वेच्छा पर यह कैसे निर्भर करेगा? एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा का निचले जाति में जन्म हो जाता है और समाज में सब लोग देखोगे उसको दबाते हैं, मारते पीटते हैं, भगा देते हैं, छुआछूत मानते हैं। उस बच्चा को तो अंदर अंदर बुरा लगता होगा ना कि हमारे जात के आधार पर मेरा दोष क्या है। जैसे मान के चलो कोई दलित समाज का बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ने गया, ठीक है, और आज से 2 साल पहले हम एक न्यूज देखे थे, एक जगह का राजस्थान साइड का था, वहां पे कोई दलित बच्चा ही देखो स्कूल में पानी पी लिया जाकर के घरा से निकाल के अपने से, तो उसके स्कूल टीचर ही उसको बहुत मार मारे थे। और रीजन बस इतना था कि तुम दलित जाति को और तुम ही घरा छू लिया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि उस बच्चा को जो मार लगा होगा तो उस बच्चे का मानसिक स्थिति कैसा होगा कि भगवान क्या कर दिया हमारे साथ में, मेरा ये क्या दोष है। यदि हम उस जाति में पैदा हुए तो क्या हम खुद से तो नहीं वो चीज आपसे मांगे थे, और मेरे साथ में समाज की ये सारे लोग इस तरह की जो हाल मेरा बना करके रखा है, तो फिर तो देखोगे उसमें क्या उसको रहेगा, रुचि स्वेच्छा पर क्या वो चीजें उनके निर्भर करेंगे। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। तो दुख तकलीफ होते हैं फिर देखोगे लोगों के उन चीजों से। अब आगे हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितना किया बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले को ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि यदि देखा जाए कि जात के आधार पर लोगों का कार्य बांट दिया जाता है, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार यदि उसको कार्य नहीं दिया जाएगा, मतलब समझिए कि यदि आपके अंदर है, ऐसे एग्जांपल आपको देते हैं, यदि आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके अंदर ये क्षमता है, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक शिक्षक बन सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार का जॉब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको वो काम करने को नहीं दिया मतलब नहीं दे करके कोई दूसरा कार्य आपसे जबरदस्ती करवाया जाएगा तो क्या आपसे होगा? आपको बिल्कुल नहीं सर। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को आप उनके जात के आधार पे वही काम करवाना चाहते हो जिसमें उसका हो सकता है कि रुचि नहीं हो, तो फिर वो आदमी का कार्य कुशलता दब जाता है, मर जाता है, और वो आदमी फिर वो अपने कार्य तो करते हैं लेकिन मजबूरन जिसमें उसका कोई रुचि नहीं है। अब आगे आप देखिएगा
अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर ये करें कि आप अब अपने भाषण में भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि अच्छा, आपको लग रहा हो कि मैं इतना देर से जाति प्रथा का विरोध कर रहा हूं, तो आप हमसे सवाल कीजिएगा कि मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, कह रहे कि यदि मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो ये करें तो फिर मेरी दृष्टि में, तो आप हमसे सवाल कीजिए तो आप ही बताओ कि तो आदर्श समाज कैसे बनेगा, एक बेहतर समाज कैसे बन सकता है? तो इनका कहना है, मेरा उत्तर होगा आदर्श समाज किस पे होगा? स्वतंत्रता, मतलब आजादी होना चाहिए, प्रत्येक लोग को जीवन जीने की आजादी हो, समता, लोगों के बीच में समानता हो, छुआछूत ऊंच नीच की बात बिल्कुल भी नहीं हो, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, आपसी मेलजोल हो, लोग आपस में मिलजुल करके रहें, तब जाकर के एक आदर्श समाज हम लोगों का बन सकता है। मतलब लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये करे कि यदि हम लोग मिलजुल करके रहें, एक भाईचारा के साथ रहें, इसमें किसी को क्या परेशानी है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यह करें, किसी भी आदर्श समाज में इतनी तो गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन हो तो वह समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जा सके। मतलब उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक भी होना चाहिए परिवर्तन। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपने लिए अधिक विकास विकसित कर ले अपने आप को, और निचले दर्जे के जो लोग हैं, निचले जाति के जो लोग हैं, उसको दबा सता के रखे समाज में। और ये करें कि जब तक ऐसा होगा ना तो समाज में फिर विरोध हमेशा रहेगा। निचले तबके के लोग हमेशा ऊपर के तबके के लोग के विरोध में ही रहेंगे, उनके मन में हमेशा उसके प्रति दुख ही बना रहेगा। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहनी चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविकता रूप है, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। यह करें कि हमारे समाज में तो लोग को ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए जैसे दूध के साथ में पानी मिल जाता है, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन मिलने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो उसी तरह से करें कि हमारे समाज के भी लोगों को इसी तरह से रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिलजुल करके, तभी हमारा देश देखोगे एक लोकतांत्रिक देश, एक स्वतंत्र और एक आदर्श समाज भी बन सकते हैं। आगे इनका कहना है, क्योंकि लोकतंत्र की केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र का मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का क्या होना चाहिए? लोगों के बीच में भाव होना चाहिए। टॉपिक आज आपका यहीं तक रखेंगे। आप सभी स्टूडेंट को यह वीडियो कैसा लगा ये आप एक बार जरूर बताइएगा। फिर हम आपके लिए अगला चैप्टर लेके आएंगे, और इस क्लास का आप लोगों को जो आगे का जो क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए, तो आप सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर में जाइए, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों का जो क्लास 10th का जो बैच देखोगे जो शुरू किया गया, उस बैच को आप इनरोल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, और आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को आज का यह क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका पॉजिटिव कमेंट देखोगे हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेंगे। और मैं आप सभी स्टूडेंट से अब मिलूंगा इस क्लास का, यानी कि हिंदी के क्लास का दूसरा पार्ट, विष के दांत। और वो कहानी बड़ा ही मजेदार है, आप लोग को समय मिले तो उस कहानी को खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैं खुद उस कहानी को लेकर के आऊंगा आपके सामने अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।